हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। तो आज के इस लेक्चर में हम अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिसर्च मेथोडोलॉजी के डिस्कस करने जा रहे हैं, दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। काफी सिंपल वे में मैंने आपको सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करवा लिया है। तो जैसे कि मैं आपको इंपॉर्टेंट बात ये बताने वाली हूँ कि यहाँ पर आपके जो अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन पहले 26 अगस्त 2022 को होने वाला था, अब एग्जामिनेशन की डेट एक्सटेंड होकर आपकी 7 सितंबर को एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो हो सकता है इन्होंने 2 बार एग्जामिनेशन डेट को एक्सटेंड कर दिया, तो हो सकता है आपकी एग्जामिनेशन डेट और भी आगे एक्सटेंड हो। तो जब भी कोई डेट एक्सटेंड होती है, सो आई विल लेट यू नो। सो यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बता दूं, अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, उसमें आपका पेपर पैटर्न आपको पता होना चाहिए। टोटल 100 एमसीक्यूज पूछा जाता है फॉर 100 मार्क्स, ठीक है। तो 100 एमसीक्यूज को इन्होंने 50-50 एमसीक्यूज में डिवाइड कर रखा है, यानी आपका जो पेपर 1 होगा वो 50 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 50 एमसीक्यूज पूछा जाएगा आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। और रिमेनिंग 50 एमसीक्यूज आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक से पूछा जाएगा, जिसमें यहाँ पर आपको मास्टर्स लेवल का स्टडी करना होता है। सो एपीएस यानी अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का सिलेबस जो है, ये लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से सिलेबस फॉलो करिए। तो आज के लिए मैंने सिलेबस वाली लिंक प्रोवाइड कर रखी है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स मुझे सिलेबस पूछ रहे थे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, आपका जैसे कि आपको पता है पार्ट 1 आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है फॉर 50 एमसीक्यूज। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी पर हमने आपके लिए कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रखे, जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। वीडियो लेक्चर्स हमारे थियरी एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स होते हैं, उसमें हम आपकी प्रैक्टिस करवाते रहते हैं कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। सारे ट्रिक्स बताते हैं। देन नोट्स में हमने काफी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में नोट्स आपको बनाकर दिया है। बहुत ही इजी नोट्स है, अगर आप उसे एक बार रीड करते हो तो आपके कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर क्लियर होते हैं। देन मॉक टेस्ट में हमने सारी चीजें, जैसे कि मैं आपको बता दूं, सारा सिलेबस कवर कर रखा है। मॉक टेस्ट से आपकी प्रैक्टिस होती रहती है, आपको पता लगता है कि आप कितना प्रिपेयर हुए हो एग्जामिनेशन के लिए। देन 1500 प्लस एमसीक्यूज रिविजन पीडीएफ। सो यहाँ पर ये जो पीडीएफ है, ये आपका रिविजन का काम करती है, आपको इसे एग्जामिनेशन के पहले सॉल्व करना है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ये कोर्स हमारा 100% गारंटी वाला कोर्स है। 100% गारंटी के साथ हम यहाँ पर आपको बोलते हैं कि हमारे ही कंटेंट से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देते हैं कि आप पासिंग मार्क्स तक आप एग्जामिनेशन में स्कोर कर सको। तो आपको जल्द से जल्द हमारे इस कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर ये जो नंबर नजर आ रहा है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। और आप हमारे ऐप के थ्रू, ये जो ऐप है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप, इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं, जिसके लिए लिंक मैंने आपके साथ नीचे कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखी। तो आप जल्द से जल्द वहां से आप कोर्स को परचेज करिए, आपकी प्रिपरेशंस को स्टार्ट करिए। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो एक बार ये एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अच्छे तरीके से हमारे कंटेंट जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में एक बार मैं आपको फटाक से बता दूं कि हमारे इस कोर्स में हम आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, नोट्स प्रोवाइड करते हैं और 1500 प्लस एमसीक्यूज रिविजन पीडीएफ। ये सारा जो कंटेंट आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये आपको एक ही जगह मिलेगा। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंटरनेट से स्टडी मटेरियल रिफर करते हैं। सो इंटरनेट पे जो लैंग्वेज यूज करी जाती है, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी जाती है, जिससे कि आपको समझ नहीं आता है क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से ये जो कंटेंट है आपको किस तरीके से रीड करना है, कितना कंटेंट आपको फॉलो करना है। क्योंकि हम हमारे कोर्स में आपको बताते हैं आपको कितना स्टडी मटेरियल यूज करना है। बहुत ज्यादा भी नहीं आपको पढ़ना है, बहुत कम भी नहीं, आप जितना सफिशिएंट है आपके स्टडी के लिए उतना आपको पढ़ना है। सो हमारे कोर्स में हम आपको गाइड करते रहते हैं कि किस तरीके से आपको किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस रहना है, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे कोर्स में हम आपको बताते हैं। सो हमारे ये जो कोर्स है, हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि हमारे इसी कोर्स से आपको एग्जाम में 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो जल्द से जल्द आपको कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर ये जो नंबर नजर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। याद रखिएगा, नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा और आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर, मैंने आपका जो स्केड्यूल फिर से रिवाइज हुआ है एपीएस यूनिवर्सिटी का, अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के, यानी आपके जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड इन्होंने कुछ चेंजेस कर रखे हैं। ये आपके 25 जुलाई को ही ये नोटिस आ चुकी है, जिसमें इन्होंने बता रखा है कि आपकी जो लास्ट डेट है ऑनलाइन आवेदन की, यानी एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है आपकी 5 अगस्त 2022, यानी आज ही आपकी लास्ट डेट है। अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप नहीं करा है तो आप
जल्द से जल्द एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करिएगा। नेक्स्ट जो आपका जो भी आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करे हैं उसकी हार्ड कॉपी आपको सबमिट करनी है। उसकी डेट भी उन्होंने यहाँ पर एक्सटेंड कर दी है विच इज 12 अगस्त 2022। देन नेक्स्ट है आपकी प्रवेश परीक्षा यानी आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है ये आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया 7 सितंबर 2022 के दिन कंडक्ट करवाया जा रहा है। यानी फिर से आपका स्केड्यूल चेंज हुआ है, आपको याद रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए आपके पास जिससे कि आपको याद रहे। सो याद रखना है 7 सितंबर को आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। Expert opinion survey is conducted on a topic of research when previous information is विषय विश्लेषण सर्वेक्षण शोध की वस्तु पर किया जाता है जब पिछली सूचना। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आप आपके रिसर्च में एक टॉपिक पर आपने सर्वे कंडक्ट करवाया और सर्वे में आपने एक्सपर्ट से ओपिनियन लिया। सो आपने जब एक्सपर्ट से ओपिनियन लिया, जब आपके पास जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन थी क्या वो अवेलेबल थी या फिर अवेलेबल नहीं थी या फिर इलस्ट्रेटिव थी, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो आपको याद रखना है आप रिसर्च में सर्वे करवाते हो जब भी आप रिसर्च में आपके सर्वे करवाओगे और किसी एक्सपर्ट से आप ओपिनियन लोगे, मतलब एक्सपर्ट्स का इंटरव्यू लोगे, उनके ओपिनियन, उनके एक्सपीरियंस, उनकी इंफॉर्मेशन, उनकी नॉलेज को जानोगे आप, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, कुछ नई इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करोगे। और जब आप नई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन ले रहे हो, आप सर्वे कंडक्ट करवा रहे हो, तो आप ऐसी चीजों पर सर्वे कंडक्ट करवाते हो जिसमें आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हो। तो याद रखिएगा, अगर आप सर्वे कंडक्ट करवा रहे हो तो आपके पास जो इंफॉर्मेशन होती है, जो सूचना होती है, आपके पास पिछली सूचना कोई भी अवेलेबल नहीं होती है, वो उपलब्ध नहीं होती है। सो याद रखना है, अगर आप सर्वे कंडक्ट करवा रहे हो जिसमें आप अपने एक्सपर्ट से ओपिनियन ले रहे हो, तो यहाँ पर आपके पास जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन होगी, प्रीवियस इंफॉर्मेशन उस टॉपिक पर आपके पास अवेलेबल नहीं होगी। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है, जो आपका विकल्प भी है गैर उपलब्ध, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में जो आपके रिमेनिंग ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है उससे भी हम एक बार देख लेते हैं। अवेलेबल जिसे हम कहते हैं उपलब्ध है आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ पर अगर आपके पास इंफॉर्मेशन उपलब्ध है तो आप सर्वे क्यों करवाओगे? अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो उस पर आप फिर से सर्वे क्यों करवाओगे? अपना टाइम क्यों इतना वेस्ट करोगे आप? तो आपको याद रखना है, जब आप सर्वे करवाते हो तो ऐसे टॉपिक पर सर्वे करवाते हो जिसमें आपके पास इंफॉर्मेशन पहले से अवेलेबल नहीं होती है। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है ये गलत हो जाएगा, आपका विकल्प ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी इलस्ट्रेटिव, जिसे हम कहते हैं निर्दर्शी हो। मतलब इलस्ट्रेटिव का मतलब है जो कि वेल एक्सप्लेन्ड हो, जो कि आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया हो। मतलब इसी इलस्ट्रेटिव का मतलब ही आप देखते हो कि अवेलेबल ही होगा आपके पास इंफॉर्मेशन, ऑलरेडी आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो आप सर्वे क्यों करवाओगे? जैसे आपको ऑप्शन ए में मैंने कहा था कि आपके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल, आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो अच्छी तरीके से आपके पास एक्सप्लेन है, तो आप किसी का ओपिनियन क्यों लोगे? आप फिर से उसके ऊपर सर्वे क्यों करवाओगे? क्यों अपना आप टाइम वेस्ट करोगे? तो ऐसे सर्वे आप करवाए जाते हैं रिसर्च में, आप ऐसे टॉपिक पर सर्वे करोगे, एक्सपर्ट्स का ऐसा ओपिनियन लोगे जिसमें आपके पास उस टॉपिक पर पहले से इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए और सी है ये दोनों भी आपके इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉन अवेलेबल, गैर उपलब्ध इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या होता है। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसे हम स्वतंत्र चर कहते हैं, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट को कहते हैं और वेरिएबल को हम चर कहते हैं हिंदी में। सो स्वतंत्र चर का मीनिंग क्या है वो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। स्वतंत्र चर का अर्थ क्या होगा इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है। सो जैसे कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट कैसा हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कैसा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, मतलब कैसा कारण और प्रभाव संबंध है, हम ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में देखते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जिसको आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में मैनिपुलेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ये देखने के लिए कि इसका अफेक्ट कैसा हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये कैसा इफेक्ट दिखा रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर, ये कैसा प्रभाव दिखा रहा है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पर। तो जैसे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप
चेंज कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अ वेरिएबल बीइंग मैनिपुलेटेड और वेरिड इन सम वे, जिसे हम हिंदी में कहते हैं एक चर जिसका विभिन्न प्रकार से हेरफेर किया जा सकता है। तो जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हेरफेर करते हो, उसको बदलते रहते हो, ये देखने के लिए उसका क्या प्रभाव हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप मैनिपुलेट करते हो, चेंज करते हो, ये देखने के लिए कैसे डिपेंडेंट वेरिएबल पर अफेक्ट कर रहा है, कैसा इफेक्ट दिखा रहा है। तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मीनिंग होता है वेरिएबल विच इज मैनिपुलेटेड और वेरिड इन सम वे। मतलब स्वतंत्र चर का मतलब होता है कि स्वतंत्र चर को आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हेरफेर करते हो, उसको बदलते रहते हो, क्योंकि ये देख सके कि ये कैसे प्रभाव दिखा रहा है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पर। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प डी है, मतलब जो आपका ऑप्शन डी है, ये करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में जो रिमेनिंग ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है, उससे भी हम एक बारी देख लेते हैं। अ वेरिएबल विच इज ओनली यूज्ड इन कंट्रोल कंडीशन। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कंट्रोल कंडीशन में यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए और विकल्प है गलत हो जाएगा। देन विकल्प बी, मतलब ऑप्शन बी आपका है अ वेरिएबल विच इज सर्व्स एट द एम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये एक्सपेरिमेंट का आपका एम नहीं होता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपका एक्सपेरिमेंट का क्या एम होता है कि ये देखना कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कैसा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। मतलब आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कैसे कारण और प्रभाव संबंध है, ये देखना होता है, ना कि सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके एक्सपेरिमेंट का एम होता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन बी है, मतलब विकल्प बी है, ये करेक्ट हो जाएगा। एक चर जो एक प्रयोग के उद्देश्य के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर आपका विकल्प बी गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, अ वेरिएबल विच इज शोज इफेक्ट और दी मैनिपुलेशन। तो ये इफेक्ट नहीं दिखाता है, लेकिन हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये इफेक्ट नहीं दिखाता है। इफेक्ट और मैनिपुलेशन कर रहे हो, सॉरी, इफेक्ट और आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हो, ऐसा नहीं। आपका इफेक्ट नहीं दिखाता, आपका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल दिखाता है, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट देखते हो और उसका क्या करते हैं, उसको चेंजेस करते रहते हैं, उसको हेर फेर करते रहते हैं। यहाँ पर आपका जो विकल्प सी है, ये भी गलत हो जाएगा। एक चर जो हमें हेर फेर के प्रभाव दिखाता है, प्रभाव आपको डिपेंडेंट वेरिएबल दिखाता है, ना कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, अ वेरिएबल बीइंग मैनिपुलेटेड और वेरिड इन सम वे, एक चर जिसका विभिन्न प्रकार से हेरफेर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, द बिब्लियोग्राफी गिवन इन अ रिसर्च रिपोर्ट, शोध रिपोर्ट में दी गई संदर्भ ग्रंथ सूची। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपके रिसर्च रिपोर्ट में जो बिब्लियोग्राफी लिखते हो तो वो क्यों लिखते हो, उसका पर्पस क्या होता है लिखने का बिब्लियोग्राफी का। मतलब आपकी जो शोध रिपोर्ट होती है उसमें आपका संदर्भ ग्रंथ सूची क्या होती है, अब आपकी शोध की रिपोर्ट में क्यों लिखते हो आप बिब्लियोग्राफी, उसका मोटिव, उसका पर्पस क्या होता है, हमें बेसिकली ये फाइंड आउट करना है इस प्रश्न में, इस क्वेश्चन में। तो बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या होता है, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए। बिब्लियोग्राफी क्या होता है, जिसे हम कहते हैं लिस्ट ऑफ, जिसे हम कहते हैं लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस। आपको याद रखना है, बिब्लियोग्राफी को हम कहते हैं लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस। रेफरेंसेस का मतलब क्या होता है कि अगर आप आपकी रिसर्च में किसी और रिसर्चर के अगर आप आपकी शोध में किसी और शोधकर्ता के इंफॉर्मेशन ले रहे हो, उनका कंटेंट यूज कर रहे हो, तो आपको उस शोधकर्ता का प्रॉपर नेम मेंशन करना होता है। मतलब जो भी आपने, जिस भी रिसर्चर का आपने कंटेंट लिया होता है, इंफॉर्मेशन ली होती है, उनका प्रॉपर आपको नेम मेंशन करना होता है, उसे हम कहते हैं रेफरेंसेस। अब आपकी जो बिब्लियोग्राफी होता है, बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है एक से ज्यादा रेफरेंसेस को हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी। अगर आप आपकी रिसर्च में कुछ बहुत सारे रेफरेंसेस यूज कर रहे हो तो हम उसको कहते हैं बिब्लियोग्राफी। तो बिब्लियोग्राफी आप आपके रिसर्च रिपोर्ट के एक्स्ट्रा चैप्टर्स में लिखते हो, जो सप्लीमेंट्री चैप्टर्स होते हैं उसमें आप आपके बिब्लियोग्राफी को लिखते हो। सो याद रखिएगा, बिब्लियोग्राफी क्यों हम लिखते हैं रिसर्च रिपोर्ट में, जाके जो रीडर्स है आपके, जो भी आगे रीड करेगा आपके रिसर्च रिपोर्ट को, और उसमें जो भी पर्सन का इंटरेस्ट होगा, ताकि वो उनके इंटरेस्ट
एरिया को हेल्प कर सके, वो आगे फर्दर और रिसर्च कर सके, इसलिए बिब्लियोग्राफी लिखा जाता है आपकी रिसर्च रिपोर्ट में। सो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेल्प्स दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च। भावी शोध के इच्छुक शोधकर्ताओं के लिए सहायक होती है। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है ये सही हो जाएगा, मतलब जो भी आगे रिसर्च करने वाले हैं, फर्दर रिसर्च में जिसको और इंटरेस्ट होगा उस टॉपिक में, वो उस टॉपिक को देखकर आगे और रिसर्च कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है ये सही हो जाएगा। सो बिब्लियोग्राफी का मेन एम यही होता है, इसीलिए हम रेफरेंसेस लिखते हैं ताकि जो दूसरे रीडर्स है उनका इंटरेस्ट अगर कुछ टॉपिक में तो वो आगे फर्दर रिसर्च कर सके। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन है सही हो जाएगा। अब जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन बी, शोज वास्ट नॉलेज ऑफ द रिसर्चर, शोधकर्ताओं के विस्तृत ज्ञान को दर्शाती है। नहीं, हम बिब्लियोग्राफी इसलिए नहीं लिखते हैं कि दिखावा कर सके रिसर्चर, मतलब उनकी जितनी नॉलेज है उनका शो ऑफ कर सके, इसलिए बिब्लियोग्राफी नहीं लिखा जाता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये ऑब्वियसली नेगेटिव पॉइंट है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन सी, हैज टू बी एग्जॉस्टिव, मतलब संपूर्ण होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी बिब्लियोग्राफी, ये ऐसा, ये भी ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी, होल्ड्स नो वैल्यू टू रिसर्च, आपकी बिब्लियोग्राफी का कोई वैल्यू नहीं होता है रिसर्च में, ऐसा नहीं होता है। बिब्लियोग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रिसर्च, आपको लिखना ही होता है, नहीं तो आपकी रिसर्च जो हो जाएगी वो प्लेजरिज्म के अंडर आ जाएगी। तो या फिर जो आपका ऑप्शन डी है ये भी गलत हो जाएगा। तो बिब्लियोग्राफी का मेन एम होता है हेल्प्स दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है, जो आपका विकल्प ए है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, Which of the following is correct about exploratory research? अन्वेषी शोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अबाउट एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, और इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है कि कौन सा विकल्प सही है अबाउट अन्वेषी शोध। तो हम एक एक कर सारे विकल्प देखते हैं और पता लगाते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहले हम ऑप्शन बी देखेंगे। इट इज कंडक्टेड टू गेट न्यू फिक्शन, मतलब इसका प्रयोग नए कथा सत्य सूचना हेतु किया जाता है। तो ऑप्शन बी का मतलब है कि हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इसलिए कंडक्ट करवाते हैं ताकि हम न्यू फिक्शन को जनरेट कर सके। फिक्शन का मतलब क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। फिक्शन जो इमेजिनेशन से क्रिएट की जाती है, जैसे कोई स्टोरी है जो इमेजिनेशन से क्रिएट की जाती है, जैसे स्पाइडरमैन की स्टोरी, ये इमेजिनेशन से क्रिएट की गई, वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है लेकिन वो इमेजिनेशन की बेसिस पर क्रिएट करी गई। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम कोई चीजों को इमेजिनेशन के बेसिस पर नहीं कंडक्ट करवाते। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम इमेजिनेशन को नहीं जनरेट करते हैं, कोई न्यू फिक्शन को नहीं बताते। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, इट इज कंडक्टेड टू गेट न्यूमेरिकल डेटा। तो नो, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम न्यूमेरिकल डेटा को न्यूमेरिकल डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं गैदर करते, इसीलिए नहीं कंडक्ट की जाती ताकि हमें न्यूमेरिकल डेटा मिले, मतलब इसके अंकीय डेटा प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। नहीं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम कोई अंकीय डेटा, मतलब कोई न्यूमेरिकल डेटा को प्राप्त करने के लिए हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च नहीं करते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम न्यूमेरिकल डेटा को गैदर करने के लिए हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कंडक्ट नहीं करवाते। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, इट इज कंडक्टेड टू सीक ज्योग्राफिकल डेटा, मतलब इसके भौगोलिक डेटा की तलाश करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नहीं, आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में ज्योग्राफिकल डेटा सीख करने के लिए हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च नहीं कंडक्ट करवाते। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो होता है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो होता है जिसमें आप ज्योग्राफिकल डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। सो याद रखिएगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आप कंडक्ट करवाते हैं टू रिजॉल्व एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है जो ऐसे टर्म्स, जो ऐसे फिनोमेना जो कंफ्यूजिंग है, मतलब जो क्लियरली डिफाइन नहीं होते हैं। तो आपको एम्बिग्यूटी का मतलब पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है ऐसे फिनोमेना, ऐसे टर्म्स जो वेल डिफाइन नहीं है, जो कंफ्यूजिंग है। तो ऐसा फिनोमेना जो वेल डिफाइन नहीं होता है, उसको अच्छी तरीके से डिफाइन करने के लिए, उसको बताने के लिए हमें एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का यूज करते हैं, इसीलिए आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कंडक्ट करवाया जाता है। तो याद रखिएगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कंडक्ट करवाया जाता है ऐसे फिनोमेना को रिजॉल्व करने के लिए जो कि वेल डिफाइंड नहीं हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, मतलब इसका प्रयोग संदिग्ध
संदिग्धता निवारण हेतु किया जाता है। सो याद रखिएगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का हम कंडक्ट करवाया जाता है, इसका यूज होता है, इसको कंडक्ट करवाया जाता है बिकॉज ऐसे फेनोमेना जो कंफ्यूजिंग है, जो क्लियरली डिफाइन नहीं है, उनको डिफाइन करने के लिए आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का यूज करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इट इज कंडक्टेड टू रिजॉल्व एम्बिग्यूटी। नेक्स्ट, research is a pursuit of trust with the help of study, observation, comparison, and experiment. The search for knowledge through objective and systematic method of finding solutions to a problem defined by. अनुसंधान, अध्ययन, अवलोकन, तुलना और प्रयोग की मदद से विश्वास की खोज है। किसी समस्या के समाधान खोजने के उद्देश्य और व्यवस्थित तरीके से ज्ञान की खोज द्वारा परिभाषित। सो इस क्वेश्चन में हमें एक डेफिनेशन दी गई है, हमें पता लगाना है कि ये डेफिनेशन किस साइंटिस्ट की डेफिनेशन है, किस साइंटिस्ट ने इस डेफिनेशन को लिखा था। जैसे कि इस डेफिनेशन में बता रहा है, रिसर्च जो है, रिसर्च एक ट्रस्ट वर्दी स्टडी है, और ट्रस्ट वर्दी स्टडी को हेल्प करने के लिए हम ट्रस्ट वर्दी स्टडी करने के लिए रिसर्च बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि रिसर्च जो होती है आपकी ये ट्रस्ट पर बेस्ड होती है। उसी तरीके से आप यहाँ पर चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, ऑब्जर्वेशन, कंपैरिजन, जैसे हम चरों को ऑब्जर्व करते हैं, वेरिएबल्स को ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके चीज़ों को टेस्ट करते हैं, और नॉलेज को सर्च करते हैं, नई नई नॉलेज फाइंड आउट करते हैं। नॉलेज को रिसर्च अपनी क्यूरियोसिटी को फुलफिल करने के लिए नॉलेज गेन करते हैं, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते हैं, और यहाँ पर सिस्टमैटिक मेथड से सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं किसी भी प्रॉब्लम के अगेंस्ट, किसी भी समस्या को हल निकालने के लिए, किसी भी समस्या का हल निकालने के लिए एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हम मेथड्स परफॉर्म करते हैं अपनी रिसर्च में। सो ये सारी रिसर्च की डेफिनेशन, ये एक रिसर्च की डेफिनेशन जिसमें रिसर्च के सारे इंपॉर्टेंट बातें जो जो हम रिसर्च में परफॉर्म करते हैं, सो ये साइंटिस्ट ने इस डेफिनेशन में लिखा है। सो इस डेफिनेशन को कोठारी इस साइंटिस्ट ने लिखा है। तो ये साइंटिस्ट इंडियन साइंटिस्ट है। इस डेफिनेशन को इन्होंने 2006 में लिखा था। आपको याद रखना है 2006 में, कोठारी नहीं है, रिसर्च की डेफिनेशन लिखी थी। बहुत फेमस साइंटिस्ट है, इंडियन साइंटिस्ट है। सो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप एग्जाम में, एक दो क्वेश्चंस आपको आते ही है एग्जाम में, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के इस डेफिनेशन को किस साइंटिस्ट ने कहा था। सो याद रखिएगा, इस डेफिनेशन को 2006 में कोठारी इस साइंटिस्ट ने कहा था, और ये इंडियन साइंटिस्ट है। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एंड आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।